हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखुटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग लास्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मेलिटी से रिलेटेड हम लोग काफी क्वेश्चंस कर रहे थे क्योंकि नॉर्मेलिटी में बहुत सारी नई नई चीजें आ गई थी, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो अपन लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है, यह जो फॉर्मूले हमारे पास निकल के आए हैं वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू n इंटू एन फैक्टर। और आप सब जानते हैं कि इसको क्या बोला जा सकता है, वैलेंसी फैक्टर भी बोला जा सकता है, राइट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेकंड फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। ये फॉर्मूलाज मैं ऐसे रिवीजन के लिए लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। आप याद रखिए, मैं इसको बोल रहा हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। आप लोग को हो सकता है ऐसा भी पूछ लिया जाए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। एक ही बात होती है उसकी, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स एक ही बात है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। तो ये दो फॉर्मूलाज ही हैं जिनसे अपन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो आप देखिए, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कल भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसी में आप आगे जोड़ लीजिए, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट है इसके अंदर में, लास्ट क्लास में जो समझा दिया था उसे वापस रिपीट नहीं कर रहे हैं, नया क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख रहे हैं। देखिए, अब इनके लिए कैलकुलेट करना है तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये 3 स्मॉल m का मतलब मोलैरिटी नहीं है, यहां पर इसका मतलब है मिली। तो आप सब जानते हैं कि इसके लिए जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। दिस इज द नंबर ऑफ द मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, 3, ये हो गया 3। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है। अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब यहाँ पे सिनेरियो बदल गया है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, अब नॉर्मेलिटी दे रखी है। तो देखो, अगर आपको नॉर्मेलिटी दे दी जाए, यहाँ पे समझिए, अगर आपको नॉर्मेलिटी दे दी जाए और आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे क्या, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हो गए बेसिकली। एक फॉर्मूला तो ये है ही, और दूसरा फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यही है ना। तो अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर आप लिख दीजिए 4 इज द नॉर्मेलिटी। अब यहां पे वॉल्यूम किस में रखना है, मिलीलीटर्स में नहीं रखना है, लीटर्स में रखना है। तो ये हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर भी यही चीज है, n/5 और 200। तो n/5 की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं 1/5, राइट। इनटू में मैंने लिख दिया 200 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हो जाएगा 5 1/25। समझ में आ रहा है। अगला पार्ट देखिए, यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे 1/20 इनटू 400/1000। कैंसल आउट करते हैं, 1/50 यहां पर बचने वाला है। तो देखो, अगर आपको मोल्स दे दे और आपसे ग्राम इक्विवेलेंट्स पूछे, आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। लास्ट क्लासेस में ऐसे ही क्वेश्चंस किए थे। अगर आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे दिया जाए तो भी आप इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। देखो, अभी अपन एक स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं तो उससे अपन को इतनी बात तो समझ में आएगी। अब देखिए, दूसरे तरीके का क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इन फॉर्मूलाज को रिमेंबर रखिए, ये जो फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं लास्ट क्लास में भी मैंने पूरे अच्छे से समझा दिए थे, इन्हीं फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। अब देखिए, दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन करते हैं कि दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन क्या होंगे यहाँ पर, वो एक बार देख लेते हैं।
दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस क्या होंगे। देखो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट है ना, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट 4 कैपिटल M H2SO4 सोल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास में 0.5 कैपिटल M H3PO4 सोल्यूशन। थर्ड 0.2 कैपिटल M NaOH सोल्यूशन। 2 कैपिटल M MgOH whole twice solution and last is 1 कैपिटल M HCl। देखो बच्चों, अब अपन को इसको सॉल्व कैसे करना है। आप लोगों को क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मेलिटी। डेटा किसमें गिवन है, मोलैरिटी के टर्म्स में गिवन है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, यही तो होता है। अब आपको हर किसी का एन फैक्टर मालूम है, आप लोगों ने ऑलरेडी ये एक्सरसाइज की हुई है। एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए यहां पर आपकी नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी कितनी है 4, इसका एन फैक्टर कितना होता है H2SO4 का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो आंसर आ गया 8 नॉर्मल। ठीक है, आगे आइए, यहां पर नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स सॉरी मोलैरिटी इज 0.5 और यहाँ पे आप देखोगे तो एन फैक्टर हो गया 3, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी हो जाएगी हमारी 1.5 कैपिटल M। राइट, अगला पार्ट देखिए, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 इसकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज 1, तो यहाँ पर 0.2 N इसका जो है नॉर्मेलिटी हो जाएगा। अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट अपन देखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। क्यों, 2 तो इसकी मोलैरिटी है और यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना है 2, तो 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4 कैपिटल M। राइट, अगला पार्ट देखिए, वापस से अपन कैलकुलेट करते हैं तो 1 कैपिटल M और HCl की जो एन फैक्टर होता है वो भी 1 होता है। मोलैरिटी इज 1, एन फैक्टर इज 1, तो दोनों से हमारा आंसर कितना आएगा 1 कैपिटल M। आई थिंक अपन को ये समझ में आ रहा है। तो देखो, अब देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा, जबरदस्ती अपन चीजों को रट नहीं सकते। राइट, यहां तक अपना काम कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन है कि नॉर्मेलिटी तो अब आपको कैलकुलेट करना आ गया, क्या आप मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, मोलैरिटी भी कैलकुलेट करने के वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। और फिर मैंने जो अभी आपको बीच में एक लेक्चर्स में कहा था, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। मैंने आपको बीच वाले लेक्चर्स में कहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पे आपको एसिड के बारे में नहीं पता, बेस के बारे में नहीं पता, लेकिन अपन उनकी एक रिएक्शन दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर में, और फिर उसको कैसे करेंगे। तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए अपन लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है इसमें 2 कैपिटल N NaOH, दूसरा क्वेश्चन है N/10 H2SO4, थर्ड क्वेश्चन है N/20 H3PO3, फोर्थ क्वेश्चन है N/10 H3PO2, फिफ्थ क्वेश्चन है N/20 H3PO4, सिक्स्थ क्वेश्चन है 0.4 कैपिटल N MgOH होल ट्वाइस, और सेवंथ क्वेश्चन है 0.6 कैपिटल N AlOH होल ट्वाइस। अब देखो यहां पर कैसे करना है, क्या गिवन है पहले ये बताओ। आपको नॉर्मल गिवन है, तो सारे क्वेश्चंस है तो एक ही जैसे, है ना, सबकी नॉर्मेलिटी गिवन है।
अब बस अपन को मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम सब जानते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, नॉर्मेलिटी में अगर n फैक्टर का डिवाइड कर दे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी मिल जाएगी। यही तो पढ़ा है अपन लोगों ने, देखो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। तो क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी में n फैक्टर का डिवाइड कर लो, अपने पास मोलैरिटी आ जाएगी। तो बस अब अपन सब में यही करने वाले हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देखोगे 2/1 अल्टीमेटली आ गया 2 कैपिटल। क्लियर है, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर, यहाँ पे देखिए नॉर्मेलिटी 1/10 डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n फैक्टर इज 2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/20 m हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए यहाँ पर कितना हो गया, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर, H3PO3 में 2 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/40 कैपिटल M। इधर देखिए H3PO2 में n फैक्टर कितना होता है 1, तो देखो नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो यहाँ पे अपने पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1/10 कैपिटल M। इधर देखिए नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर, H3PO4 का 3 होता है, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 1/60 कैपिटल M। इसको आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, m/60 भी लिख सकते हो इसको, एक ही बात है ना। इसी तरह से इसको m/10, m/40, m/20 ऐसा भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। इधर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n फैक्टर यहाँ पर कितना है 2, अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.2 कैपिटल M। क्लियर है, इधर देखो 0.6 इज द नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय, इसका n फैक्टर कितना होगा, कितने OH माइनस रिलीज कर सकता है 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 0.2 कैपिटल। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस अपन लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब देखो अपन को केवल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नॉर्मेलिटी पे इतने कॉन्सेप्ट से इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो एनसीईआरटी या कोई से भी बोर्ड में आप हो, उनमें यहाँ पर ऐसा कोई डिटेल में नॉर्मेलिटी के बारे में नहीं बता रखा है, बट नॉर्मेलिटी से क्वेश्चंस काफी निकलते हैं, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट अपना निकलता है। तो आई थिंक अपने को ये बात यहाँ तक समझ में आ गई है ना, इस तरीके का क्वेश्चन। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या निकलता है। अब मैं अगले क्वेश्चन जो है बहुत स्पेसिफिक करवाने वाला हूँ। देखो नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करना, मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करना, ग्राम इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करना, ये तो सब आपको आई गया। अब अपन लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, अब अपन लोग डिस्कस करेंगे देखिए अपन लोग को क्या डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस भी अपने को पूछ लिए जाते हैं। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो नॉर्मेलिटी के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस चाहिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, राइट। अब आप जान रहे हो यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है, तो इसका एन फैक्टर तो आपके पास है ही। कितना है इसका एन फैक्टर 2, राइट, एन फैक्टर मिल गया। अब अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने हैं तो आप यही तो करोगे, ये लीटर्स में होना चाहिए ना। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होता है n इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है मेरे पास में 500 ml दे रखा है, ml में है तो क्या करूं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये ml में हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो देखो गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ही तो बचेगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा 2 कैपिटल एन। मतलब इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई है 2 कैपिटल एन इसकी नॉर्मेलिटी हो गई है। बताओ ये बात अपन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आसान है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का ही है ना।
अब देखिए इस बार इस क्वेश्चन में क्या बदलाव कर दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन में बदलाव कर दिए गए हैं 4.1 ग्राम H3PO3 प्रेजेंट इन 100 ml। एक प्रैक्टिस जैसा हो जाएगा ये अपन लोगों के लिए कि यहां पर अपन लोगों को, ताकि अपन को नॉर्मेलिटी से एक फैमिलियर हो जाए, अपन नॉर्मेलिटी जानने लगे क्या होता है। क्योंकि देखो जबरदस्ती रटने वाले काम से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आज रट लोगे कल थोड़ी याद रहेगा, और अपन को तो हमेशा याद रखना है जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 मिलीलीटर्स है, तो मिलीलीटर्स है तो क्या करो उसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये सॉल्व हो जाए, राइट। एन फैक्टर कितना होता है इसका, इसका एन फैक्टर होगा, बताओ बच्चों कितना होगा, 2 होगा, राइट। एन फैक्टर हो गया 2, ऊपर बचा मेरे पास में 10, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसका, H3PO3 का। अगर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखो मैं आपको और कोई चीज की गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक चीज की मैं श्योरिटी बोल सकता हूं कि जो पॉज बटन है ना इस बार, वो सबसे प्रॉमिसिंग बटन है। पॉज बटन को दबाओ और उसके बाद जितना कुछ सीखा है अपना टाइम लो अपने हिसाब से कि हाँ मेरे को सब चीजें समझ में आ गई, तभी उस पॉज बटन को वापस प्ले बटन में कन्वर्ट करो। तो पॉज बटन अभी आपको एक प्रॉमिस करता है कि हाँ जैसे ही पॉज दबाओगे तो पुरानी चीजें अंडरस्टैंड करने का, रिकॉल करने का, समझने का आपको एक बहुत बढ़िया टाइम मिल जाता है, जो क्लासरूम्स में अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो पॉज बटन इज द प्रॉमिसिंग बटन, उसको याद रखो और इसी से ही अपन लोग करते जाओ। तो पॉज करिए और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताइए। जब आप इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, वैसे मैं यहां बता देता हूं 82 आएगा, 3 हाइड्रोजन के लिए 3, यहां पे हो गया ये 31 और 3 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा ये 40, राइट। 82 आएगा इसका आंसर, क्लियर है, ठीक है। 82 ग्राम्स यहां पे पुट कर दीजिए, 82 ग्राम्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक 10, इधर आपने इसको सॉल्व किया, ये हो गया 2, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया 1 कैपिटल। नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 1 कैपिटल। तो इस तरीके की क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ रहे हैं कैसे करने हैं। अब एक क्वेश्चन, अब जो है आप क्वेश्चन थोड़े से नए वैरायटी वाले लेके आते हैं। जब मैंने आपको कहा था कि अपन किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, कोई सा भी अपन को दे दे जिसकी इक्वेशन अपन को पता भी ना हो। मतलब देखो अपन बैलेंस तो तब करेंगे ना जब इक्वेशन पता हो, अपने पास यहाँ पे इक्वेशन भी नहीं पता अपन को। तो देखो कैसे करते हैं, एक बार क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अब अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आप देख लेना अपने हिसाब से। 0.5 ग्राम ऑफ बेस was completely neutralized by 100 ml of 0.2 capital N acid. Calculate equivalent weight of the base. ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, ये एक बार अपन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में अब एक बात बताओ, मान लो मैं बेस को बोल देता हूं से ये रहा MOH X। बोले X क्यों? X इसलिए क्योंकि आपको क्या पता इस बेस का फॉर्मूला क्या है, अभी आपको नहीं मालूम। अगला देखो, इसको B मान लो ताकि तुम्हारे लिए भी थोड़ा इजी हो जाए, B है ना, HA। अब कोई जरूरी है फॉर्मूला HA हो, HY लिखो क्योंकि H 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको क्या मालूम
आप इस चीज को समझो, आपको क्या मालूम है इसको कैसे सॉल्व करोगे। और जब आपको ये नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर अपन बोलते हैं कि सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, यही होता है ना भाई। ये हो गया अगर एसिड, ये हो गया अगर बेस, तो एसिड और बेस की अगर कोई रिएक्शन कराओगे तो हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन अब आपको यही नहीं पता कि बेस कौन सा है, आपको यही नहीं पता कि एसिड कौन सा है, तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे, नहीं कर सकते। रिएक्शन को बैलेंस हो ही नहीं सकती, और जब रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सकती तो हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री तो पढ़ा था अपन लोगों ने ना, स्टोइकियोमेट्री के बारे में। तो स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं क्या, स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या अप्लाई करें, कैसे इसको कंप्लीट करें, किस तरह से करें, ये अब अपन लोगों को देखना है यहाँ पर, किस तरह से कंप्लीट किया जाए। तो देखो अपन लोग ये जानते हैं, मैंने आपको कहा था कि इक्विवेलेंट मास का, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अपन लोग लगाएंगे यहाँ पर, तो उससे अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एक चीज कर सकते हैं अपन, तो हमेशा याद रखो, आपको क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है मैं बस वहीं से पिक कर रहा हूं। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का मतलब होता है, जैसे आप देखो, आप इस इक्वेशन से ऐसा समझ लो कि हमेशा और हमेशा इसको इस तरह से बोला जाएगा कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही हो, एसिड बेस की हो, चाहे ए और बी की हो, चाहे किसी और सब्सटेंस की हो, अगर कोई रिएक्शन हो रही है और कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमेशा एक रिएक्शन में, ढंग से सुन लेना मेरी बात, हमेशा एक रिएक्शन में, जस्ट लाइक कंसीडर कि ये कोई बेस है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड के। मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन में, चाहे जैसे एक एग्जांपल ले लो, A प्लस बी प्लस सी मिलके बना रहे हैं यहाँ पर D, ऐसा एक एग्जांपल ले लो, तो A के ग्राम इक्विवेलेंट्स जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, B के ग्राम इक्विवेलेंट्स जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और C के ग्राम इक्विवेलेंट्स जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज ऑलवेज इक्वल इन एनी ऑफ द रिएक्शंस। तो इसका मतलब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गई, मतलब अब यहाँ पे एसिड और बेस कुछ बचा नहीं है, तो इसका मतलब सब कुछ तो ये बन गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खत्म हो गए होंगे। तो ये खत्म किस रेशियो में रिएक्ट किया होगा जिससे इनकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ये दोनों खत्म हो गए। तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो देखो अपने पास यहाँ पे क्या निकल के आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of acid is equal to number of gram equivalents of base, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स, एसिड का कुछ डेटा दे रखा है, एसिड का वॉल्यूम दे रखा है, एसिड के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, सॉरी नॉर्मेलिटी दे रखी है। आप सब जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स के दो फार्मूला होते हैं, पहला फार्मूला n into n फैक्टर, दूसरा फार्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो निकाल ही ले, तो नॉर्मेलिटी हो गई 0.2 इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया 100 ml। तो उसको क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, 100 ml को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेटा हो गया 10, ये हो गया 0.02 आपका। अब इधर देखो, इधर क्या करने का है, क्लियर। अब इधर से शुरू करते हैं। तो देखो आपको बेस के बारे में ज्यादा कुछ पता तो है नहीं मालूम ना, बस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। कोई मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का बेसिक फार्मूला बता दो यार, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का बेसिक फार्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग सब जानते हो इसका बेसिक फार्मूला होता है गिवन वेट या फिर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मास को अपन यहाँ पे वेट भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का। किसका कैलकुलेट करना है, बेस का। तो यहाँ पे लिख लो ऑफ बेस डिवाइडेड बाय करके लिख लो ऑफ बेस। बताओ कोई डाउट हो तो बोलो, सिंपल ही तो है। यहां तक तो अपने को समझ में आया कि नहीं आया। तो गिवन मास कितना दे रखा है अपन को, 0.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो ये अपन को कैलकुलेट करना है, तो इसको रख लो EW। आ गया समझ में। तो बस इक्विवेलेंट वेट इससे कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसको क्रॉस कर लेंगे आप लोग, इक्विवेलेंट वेट को इधर ले आइए, इसको इधर लेके चले जाइए। इधर कर देता हूँ, छोटा सा पार्ट है। देखो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू 0.5
डिवाइडेड बाय 0.02, यही तो होना चाहिए ना, दैट शुड बी इन ग्राम्स, करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ऊपर बचेगा 5 × 10 और नीचे आ जाएगा 2। क्यों? यहां से जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻², और यहां से जब आप हटाएंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻1। जब इसको सॉल्व किया तो बचा 10 और इधर आ गया 5 और 2, 5 और 2। अल्टीमेटली आप देखोगे तो ये कितना हो गया, 25 हो जाएगा। तो देखो आप लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई थोड़ा सा हिंट दे देता, हिंट देखो कैसे, आपको आपने क्या कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, बेस कैलकुलेट किया ना। अब मैं अगर आपको ये बोल देता, देखो ढंग से मेरी बात समझो, अगर मैं आपको ये बोल देता कि ये डाई एसिडिक बेस है, मेरी बात समझना, इस वर्ड का मतलब बताता हूं अभी। आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाई एसिडिक बेस, ये वर्ड यहां पे जुड़ा हुआ होता है ना। और इक्विवेलेंट वेट भी छोड़ो, आपको बोल देता मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। अब एक बात बताओ, डाई एसिडिक बेस का क्या मतलब होता है ना, तो इस पॉइंट से बात कर लेते हैं। ये तो मैथमेटिक्स समझ में आ गई ना, तो देखो ये वाला पार्ट अपना समझने के लिए है, इसको सिर्फ अपन को समझना है, बाकी बस इससे ही ध्यान रखना है कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, पूरी फिनिश हो रही है ना, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो याद रखना कि किसी भी रिएक्शन में, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, या ए हो या बी हो, उनके रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होने चाहिए टू फिनिश द रिएक्शन, टू कंप्लीट द रिएक्शन। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। मैं आपको डाई एसिडिक ये सब का मतलब समझा रहा था मैं, तो एक बार ये बता देता हूं उसका क्या मतलब होता है ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो आपको मैं दोनों तरीके से सिखा देता हूं, बेस के टर्म्स में भी और एसिड के टर्म्स में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए मोनो एसिडिक बेस, हिंदी में लिख रहा हूं एकक अम्लीय क्षार। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना, फिर एक साथ मतलब तो एक ही बारे में समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल है मेरे पास में डाई एसिडिक बेस, तो यह हो जाएगा द्वि अम्लीय क्षार। ऐसा ही अगर मैं ट्राई एसिडिक, टेट्रा एसिडिक करूंगा तो अपन को उसका नाम ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो पहला एग्जांपल मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एकक क्षारकीय अम्ल। इसका क्या नाम होगा दूसरे वाले का, डाइबेसिक एसिड, तो इसका नाम होगा द्विक्षारकीय अम्ल। आई बात समझ में? तो अब आप देखो इसका क्या मतलब है, यहां पर ये कह रहा है कि एकक अम्ल, मतलब अपन को इस लास्ट वाले वर्ड से चलना है कि है तो क्षार, लेकिन ये कितने अम्ल को उदासीन कर सकता है, एक को ही कर सकता है, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, दोबारा बोल रहा हूं कि है तो ये क्षार, लेकिन ये कितने अम्ल को उदासीन कर सकता है, एक को कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, एक। ये कितने को कर सकता है, दो अम्ल को उदासीन कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। पक्का? इधर आइए, ये है तो एसिड, ये है तो अम्ल, लेकिन कितने क्षार को उदासीन कर सकता है, एक को कर सकता है, तो यहाँ पे जो इसका एन फैक्टर है वो हो गया 1। और इस तरह से देखा जाए कि ये है तो एसिड लेकिन कितने क्षार को उदासीन कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। बताओ यही है ना इसका मतलब? तो यहां तक अपन को समझ में आया? कंफर्म? यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक, अब देखो अगला पार्ट, ये देखो इसी में अपन को वर्ड सीखने, एग्जाम में ऐसा वो वर्ड लिख देगा द्विक्षारकीय, त्रिक्षारकीय, तो इसका मतलब अपन को समझ में आना चाहिए कि भाई इससे वो अपन को कहना क्या चाहता है, क्या समझाना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। अच्छा पहले तो यही रह गया, पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अब मैंने यहाँ पे आपको क्या लिख के दिया था, डाई एसिडिक। एक बार देखते हैं करना कैसे है।
कोई आइडिया नहीं भी है दिमाग में तो भी अपन लोग इसको क्लिक कर लेंगे, अपन इसको समझ लेंगे, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात देखो, इक्विवेलेंट मास या फिर वेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो भी गिवन मास होता है, मेरी बात समझना जरा ढंग से, है ना, जो भी गिवन मास होता है उसमें हम किसका डिवाइड करते हैं, जल्दी से बताओ, एन फैक्टर का। ये सही है क्या फॉर्मूला? एक बार दोबारा चेक कर लो आप पहले, मुझे तो ये गलत लग रहा है। क्या होना चाहिए फॉर्मूला? फॉर्मूला होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। आपने अभी भी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया था, दैट इज 25। मॉलिक्यूलर, आप लोग देखिए ये पुराने जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज लिखवाए, वहां पे सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मैं अभी एकदम से नया यूज कर रहा हूं, ये सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं मैंने आप लोगों को, राइट। अब इधर देखो एन फैक्टर, तो बताओ इस एसिड इस बेस का एन फैक्टर कितना है? अपन सबने पढ़ा है एसिड का भी होता है, बेस का भी होता है, सॉल्ट का भी होता है, एटम्स का भी होता है, आयंस का भी होता है, मॉलिक्यूल्स का भी होता है, सबके लिए अपन ने एन फैक्टर पढ़ा है ना। तो इस बेस का एन फैक्टर कितना है? 2, यहां पे कर दो 2। आगे समझ में, मॉलिक्यूलर मास कितना। तो आप देखो जिस एसिड के बारे में जानते भी नहीं हो कुछ, उसका फॉर्मूला भी नहीं जानते, उसका इक्विवेलेंट मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ ये बात अपन को समझ में आती है या नहीं आती है? क्लियर? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसी तरीके का प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है ना। तो एक बार देखते हैं अपन को इसमें से क्या क्या हटाने का है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 90, ये पहले से ही दे दिया आपको, ठीक है। वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml ऑफ 0.5 कैपिटल N NaOH। कैलकुलेट बेसिसिटी ऑफ एसिड। हिंदी में लिख देता हूं, अम्ल की क्षारकता ज्ञात करो। मतलब ये जो अम्ल अपने को दे रखा है, ये अम्ल, ये जो अम्ल अपने को दे रखा है, ये अम्ल कितने, ढंग से सुनना, कितने क्षार को उदासीन कर सकता है, बस यही आपको पता करना है। तो मतलब बेसिकली अपन से एन फैक्टर ही तो पूछ रहा है, यही तो मैंने भी आपको एग्जांपल से समझाया था ना। तो अब आप देखो यहां पर क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है, अपन वहीं से शुरू करते हैं। तो अपन जानते हैं कि भाई कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, ठीक है। अब आप देखो आपको किसका डेटा दे रखा है, NaOH। NaOH क्या है? बेस, ठीक है। तो अब आप इधर देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, नॉर्मेलिटी इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना? 20 ml में, मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए। सॉल्व करने पे जो डेटा आएगा वो अपन कर लेंगे, फिलहाल इसके लिए बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कर दे, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। देखो कैसे करना है इसको, देखो यहां से अपन लोग जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो गया 2, 10, फिर ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1/100। अल्टीमेटली आप सॉल्व कर लीजिए, 1/100 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इधर देखिए, इधर तो अभी भी वही रहेगा 0.5 डिवाइडेड बाय, अब मैं इधर लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अल्टीमेटली इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कितना आ रहा है? 0.45 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 45 ग्राम्स, करेक्ट। अभी 2 मिनट पहले एक फॉर्मूला अपन लोगों ने वापस से रिकॉल किया था, लास्ट क्लास में ही पढ़ा हुआ है, बट अब देखो अपन लोगों ने कुछ अभी ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या अभी, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो आप इधर देखिए, इक्विवेलेंट मास अपने को पता है, मॉलिक्यूलर मास अपन को क्वेश्चन में गिवन है, तो एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया 45,
ये हो गया 90 और ये हो गया हमारा एन फैक्टर। तो एन फैक्टर का वैल्यू कितना आया? एन फैक्टर का वैल्यू आ गया 2। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इस चीज से अपन को क्या क्लियर हुआ? इस चीज से अपन को क्लियर हुआ कि इसकी जो क्षारकता है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो अपन इस एसिड को क्या बोल सकते हैं? इस एसिड को ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये किस टाइप का एसिड है? डायबेसिक एसिड है। तो देखो, जब अपन को कोई इक्वेशन गिवन ना हो, जब अपन बैलेंसिंग करने की स्थिति में ना हो, अपन नहीं कर पा रहे हो, अपन को नहीं समझ में आ रहा हो, तो बस ये रूल लगाइए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपना ये नॉर्मेलिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन एलिमेंट forms an oxide, it is found that oxygen is present in its oxide as 20% by mass. Calculate equivalent weight या equivalent mass of that metal और एलिमेंट, जो भी आप लोग उसको अज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए। अब देखो भाई, मॉलिक्यूल तो बन ही चुके हैं, ये कुछ ऐसा ही तो होगा ना। कोई मान लो मेटल, कोई बन गया, उसके साथ में ऑक्सीजन। अब ये यहाँ पे MO बन सकता है, MO2 बन सकता है ना, कुछ इस तरीके का बन सकता है। अब ना तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, ना आपको इसकी बैलेंसिंग पता है, तो क्या करोगे फिर इस केस के अंदर में? तो इसलिए बेस्ट पार्ट क्या करना? अब देखो, ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ये दोनों ने कंप्लीटली रिएक्ट करके क्या बना लिया? मेटल ऑक्साइड बना लिया। यही तो हुआ ना। तो अब देखो, अपन लोग क्या बोलेंगे, ये चीज को समझो, क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन में ना आपको मेटल के बारे में या एलिमेंट के बारे में बता रखा है, ना O2 है, O है, O3 है, आपको कुछ नहीं बता रखा, बस ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाया। अरे तो भाई 2O2 है या फिर 3O2 है या फिर 1/2O2 है, आपको कुछ बैलेंस थोड़ी करके दे रखा है। तो जब बैलेंसिंग है ही नहीं तो स्टोइकियोमेट्री तो नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा तरीका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। यही तो होना चाहिए। अब अपन को सिर्फ ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन गैस नहीं बोला है, याद रखना, दोनों में फर्क है। ठीक है? तो अब इधर देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल, ये क्या चीज है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है? मेटल के बारे में कोई डेटा, बस एक डेटा दे रखा है, 20% बाय मास। तो मान लो कि जो मेटल ऑक्साइड है इसका मास 100 ग्राम है, तो इसमें से 80 ग्राम क्या हो गया? 100 इसलिए लेते हैं एक अजम्पशन के लिए, ताकि अपना काम थोड़ा इजी हो जाए, अपन लोग उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है ना? अच्छा, 80 ग्राम क्या हो गया? मेटल, और 20 ग्राम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तभी तो जो गिवन डेटा है वो सेटिस्फाई होगा ना। 80 ग्राम मेटल और 20 ग्राम ऑक्सीजन। बताओ, ये बात अपन को समझ में आया या नहीं आया? पहले तो ये बताओ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अपन को ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कैसे कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब आप बताओ, आपको मेटल का एन फैक्टर पता है क्या? आपको तो कुछ भी नहीं पता। हाँ, आपको इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं, आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ, ये चीज अपन को पता चल जाए तो अपन काम कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इधर देखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन को एक चीज पता है। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने का, गिवन मास
डिवाइडेड बाय, ढंग से समझना, दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने के लिए, मुझे फिक्स करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा, राइट। अब आप देखो, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, यही तो आएगा, बोलो। तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है हमको, गिवन मास 20 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए अभी अभी अपन ने सीखा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, पढ़ा था अभी अपन ने, राइट। देखो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला पड़ा है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब देखना यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस नहीं बोला है, तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर तो 2 ही होता है, ऑक्सीजन गैस का एन फैक्टर 4 होता। फर्क समझ में आ रहा है, आई थिंक ये वाली बात क्लियर। इधर आ जाओ जरा, तो इसका मतलब ये एन इंटू एन फैक्टर तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, ये तो हटा दो। तो फिर अपन को कौन सा लगाना पड़ेगा, अपन को भी यही लगाना पड़ेगा कि भाई गिवन मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। अब आप यहां पे बोलोगे कि इसका गिवन मास अपन को कितना दे रखा है 80 और इक्विवेलेंट वेट आपको पता करना है, यही तो हुआ। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 100 नहीं लेके x ले लेता, ठीक है, तो x ले लेता तो यहाँ पे क्या होता, देखो 20 और 80 सॉल्व हो रहे हैं ना। मान लो मैंने x ले लिया था, तो इधर लिख देता हूं, मान लो मैं लेता हूं 1x मेटल ऑक्साइड है, तो इसका 80% कितना होता है 0.80x और 0.20x, ये तो होता ऑक्सीजन, और दूसरा वाला ये क्या होता मेटल। तो अगर मैं ये डेटा रख के भी सॉल्व करूंगा तो देखो ना 0.80x 0.20x, ये भी तो रख सकता हूं। आपको अगर कंफ्यूजन है सर आप 100 कैसे ले सकते हो, आपको क्या पता है इसका कितना है, बस 20% बाय मास बोला तो आपको मास थोड़ी पता है। ऐसा कर लो, x से x कैंसिल आउट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर अपने पास में डेटा आ जाएगा 4, राइट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर डेटा आ जाएगा अपने पास में 8। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा 4 into 8 इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स। बताइए कर पाएंगे क्या। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को बदल के क्या पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को बदल के बोल सकता है कि भाई ये एलिमेंट जो है वो ऑक्साइड की जगह क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो उसमें जो क्लोरीन अवेलेबल है वो कितना है, वो यहां पर इस क्लोराइड के अंदर में जो क्लोरीन अवेलेबल है वो 20% है। मतलब अब ऑक्सीजन की जगह क्या दे दिया, क्लोराइड दे दिया। तो अब आपको पता थोड़ी है यार कि ये जो मेटल क्लोराइड है उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो यहां पर भी आपको क्या रूल लगाना पड़ेगा, यहां पर भी यही रूल तो लगाना पड़ेगा ना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन के। ऐसा ही हाइड्रोजन बोल देगा, आप बोले हाइड्राइड बना रहा है, क्लोराइड बना रहा है, सल्फाइड बना रहा है। तो इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन दे तो अब आप लोग कंप्लीट कर लोगे क्या। तो देखो अपन लोगों ने नॉर्मेलिटी पे आज ये पूरा लेक्चर नॉर्मेलिटी पे ही कवर किया है, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस कराए हैं सारे, एंड दिस कंप्लीट्स योर नॉर्मेलिटी। आपको काफी हद तक समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चंस करिए अपनी डीपीपी से। तो इस लेक्चर को अभी अपन यहीं फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।